चैनल एमसीए शिक्षा और मेरा नाम है शिवानी जैन और हम लोग एमसीएस 211 डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम की यूनिट 1 का सेकेंड पार्ट पे हैं। मैंने लास्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन और बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एल्गोरिथम्स को कवर किया था। इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि एनालिसिस एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम को समझ जाएं एंड टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स को भी हम लोग यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे, राइट? So let's get started with the another topic, right? Okay. So अब यहाँ पे हम समझते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है। हम जनरली ये कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ते क्यों हैं, क्या ज़रूरत है इस चीज़ की। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ समझाना चाहूँगी। हमारे पास प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती हैं, उन प्रॉब्लम्स के भी हमारे पास मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, राइट? इसी तरह से हम लोग मल्टीपल एल्गोरिथम्स भी बना सकते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई एक एल्गोरिथम कितना एफिशिएंट है, कितना परफेक्ट है हमारी उस एक सिचुएशन में यूज करने के लिए। तो इस वजह से हम लोग है ना यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटीज को कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। दो तरह की हम कॉम्प्लेक्सिटी को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए अपने एल्गोरिथम को जज करते हैं कि वो एफिशिएंट है या नहीं है। पहला तो हमारा टाइम होता है, दूसरा हमारा स्पेस होता है। कोई एल्गोरिथम कम से कम टाइम ले रहा है, एग्जीक्यूशन टाइम की यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि उसको कुछ इनपुट साइज हमने दिया और वो कितने टाइम में एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। अगर उसका एग्जीक्यूशन टाइम कम है तो इसका मतलब वो एल्गोरिथम काफ़ी एफिशिएंट है जी, ठीक है। और इसी तरह से स्पेस का भी, अगर कोई एल्गोरिथम तो हमने बहुत ज़्यादा इनपुट साइज दे रखा है मगर उसकी स्पेस यूटिलाइजेशन बहुत लिमिटेड है, बहुत एफिशिएंट है, तो वो एल्गोरिथम बहुत ही ज़्यादा गुड एल्गोरिथम में कंसिडर किया जाता है, एफिशिएंट एल्गोरिथम में कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं तो थोड़ा एक एक करके उसे रीड कर लेते हैं और उसको समझ लेते हैं, राइट? फॉर अ गिवन प्रॉब्लम मोर देन वन एल्गोरिथम कैन बी डिजाइन, हाउएवर वन एल्गोरिथम मे बी बेटर देन द अदर वन। ऑब्वियस सी बात है, एक प्रॉब्लम के हमारे पास मल्टीपल सोल्यूशन हो सकते हैं, वही लिखा हुआ है। To compare two algorithms for a problem, running time is generally used, which is defined as the time taken by the algorithm in generating the output. अब किसी भी एल्गोरिथम्स को हम कब कंपेयर करते हैं कि उसका कितना रनिंग टाइम है, ठीक है। जितना हमने उसे इनपुट साइज दे रखा है उसको पूरा ऑपरेशंस चलाने के बाद वो आउटपुट हमें कितने समय में दे पाता है, उसको हम यहाँ पे मेजर करते हैं, ठीक है। एन एल्गोरिथम इज बेटर इफ इट टेक्स लेस टाइमिंग. The time here is not necessarily the clock time. However, this measure should be irrelevant to any hardware use. Therefore, the running time of an algorithm can be represented in terms of number of operation executed for a given input. Sorry. तो यहाँ पे हम लोग जो टाइम के बारे में बात कर रहे हैं वो आपका एग्जीक्यूशन टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। कभी भी हम कोई भी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम ये ध्यान में रखते हुए नहीं करते हैं कि उसका हार्डवेयर क्या है। आई नो हार्डवेयर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए, मगर फॉर नाउ हम लोग सपोज करते हैं कि भाई हार्डवेयर बहुत परफेक्ट है, हमारे पास हार्डवेयर बहुत बढ़िया है, अब हमें एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी बताइए, ठीक है। More the number of operation, the larger the running time of an algorithm. So if we can find the number of operations required for a given input in an algorithm, then we can measuring the running time. This running time of an algorithm for producing the output is also known as time complexity. जितने ज़्यादा ऑपरेशंस होंगे, जितने ज़्यादा स्टेप होंगे किसी भी एल्गोरिथम के अंदर, उतना ज़्यादा वो टाइम लेगा, राइट? अगर ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स है तो वो ज़्यादा टाइम लेगा। तो इसलिए हम कोशिश क्या करते हैं कि हम लोग पहले से ना नंबर ऑफ ऑपरेशन पता लगा लें। किसी भी एल्गोरिथम का अगर हमें नंबर ऑफ स्टेप्स पता होगा तो ऑब्वियसली बात है हम लोग उसका टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पूरे रनिंग टाइम को मेजर करने का जो हमारा प्रोसेस होता है उसे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। Therefore, two algorithms can be compared in terms of time complexity. An algorithm is better compared to other having smaller running time complexity. Running time of an algorithm is represented as a function Tn, where n is the input size, and let n algorithm having n running time Tn equals to Cn, where C is constant. यहाँ पे क्या कह रहा है कि सपोज कीजिए आपका कोई भी एल्गोरिथम है, उसका हम लोग फंक्शन से डिनोट कर रहे हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिनोट कर रहे हैं टी एन से। आप एफ एन, जी एन, एक्स एन, वाई एन कुछ भी लेना चाहें आप ले सकते हैं, कोई ऐसे इश्यू नहीं है। और किसी भी ध्यान रखना एन यहाँ पे हमारा इनपुट साइज होता है, राइट?
किसी भी एल्गोरिथम का अगर हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल रहे हैं तो उसकी कोई यूनिट नहीं होती है, और जनरल केसेस में ना वो लीनियरली डिपेंड करता है। लीनियरली कैसे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा इनपुट साइज होगा उतना ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा, राइट। तो आई होप आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ये जो मैंने यहाँ पे पॉइंट समझा है वो समझ आ गए होंगे। अगर आपको एग्जांपल्स और बेटर उससे चाहिए होंगे ना, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं फिर उस हिसाब से अपनी ये स्लाइड्स और नोट्स को तैयार करूंगी, राइट। चलो नेक्स्ट स्लाइड्स पे चलते हैं। जनरली हमारे पास ना 3 नोटेशंस होते हैं किसी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करने के, बिग ओ, ओमेगा और थीटा। बिग ओ जनरली हम लोग वर्स्ट केस के लिए कंसिडर करते हैं, अपर बाउंड, कि कितना बुरा केस चल सकता है एल्गोरिथम का, कितना बुरे में वो चल सकता है। ओमेगा में हम लोग लोअर बाउंड या फिर बेस्ट केस सिनेरियो को कंसिडर करके चलते हैं। बेस्ट केस यानी कि कितना बेस्ट उसकी परफॉर्मेंस जा सकती है। एंड देन थीटा, थीटा में हम लोग दोनों उसको कंसिडर करके चलते हैं, ओमेगा को भी और बिगो को भी, यानी कि वर्स्ट एंड बेस्ट दोनों ऑन एन एवरेज हम कंसिडर करके चलते हैं। जनरली हम लोग जब भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं ना, वो वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए निकालते हैं, क्योंकि अगर कोई भी एल्गोरिथम अपने वर्स्ट केस में सबसे बढ़िया चल रहा है ना, तो अपने बेस्ट में तो बढ़िया चलेगा ही चलेगा, और एवरेज में भी बढ़िया चलेगा, राइट। तो ये 3 बेसिकली हमारे पास नोटेशंस होते हैं किसी भी एल्गोरिथम को कैलकुलेट करने के लिए, बट हम सबसे ज्यादा बिग ओ नोटेशन को लेके चलते हैं, ये आप बात ध्यान रखिएगा। अब हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, वो जनरली कुछ एक कैटेगरीज में फॉल होती है, कैटेगरीज कह लीजिए, या फिर इनकी वैल्यूज जनरली यही आती है। यहाँ पे बिग ओ वन और कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का सबसे पहला मैं बताना चाहूंगी। बिग ओ एन या फिर कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का यहाँ पे मतलब ये है कि कोई भी एल्गोरिथम अपने इनपुट साइज के ऊपर डिपेंड नहीं है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, कोई भी एल्गोरिथम अपने इनपुट साइज के ऊपर डिपेंड नहीं है। उसको आप कितना भी इनपुट साइज दे दो, वो उतना ही टाइम लेगा जितना वो लेता है। यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा कि जो टी एन की वैल्यू है वो 1 है, और इनपुट साइज बढ़ता जा रहा है, बट उसका टाइम कांस्टेंट है, लाइक एक स्ट्रेट लाइन की तरह। इसका सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है कि हम लोग जो एलिमेंट एक्सेस करते हैं किसी भी एरे में इंडेक्स वाइज, तो वो सबसे बढ़िया एग्जांपल है, क्योंकि उसमें सिर्फ कांस्टेंट टाइम लगता है। कितना भी बड़ा एरे है तो उससे कोई मतलब नहीं है, वो टाइम उतना ही लेगा जितना उसे लेना है, ठीक है। या तो यहाँ पे आपकी वैल्यू O1 या फिर ON कुछ भी आ सकती है, कोई वो दिक्कत नहीं है, वो दोनों ही आपका कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही कंसिडर किया जाता है, राइट। होपफुली ये समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ओ लॉग एन या फिर लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। नाम से ही थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लॉग से काफी लोग भागते हैं, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की मैं कोशिश करती हूँ। कोई भी एल्गोरिथम का रनिंग टाइम लॉगरिथमिकली बढ़ रहा हो, यानी कि लॉग्स की वैल्यू में बढ़ता जाए इनपुट साइज के साथ साथ। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी एल्गोरिथम, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि जब भी मैं उसको कंपैरिजन बता रही होंगी, वो इनपुट साइज के बेसिस पे बता रही होंगी, यानी कि किसी भी एल्गोरिथम का इनपुट साइज कितना है उस हिसाब से उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कैलकुलेट कर रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक ग्राफ देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा। एक तरफ आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो दे रखा है लॉग एन दे रखा है, और एक तरफ आपकी इनपुट साइज दे रखी है। पहले लॉग की वैल्यू काफी धीरे धीरे नीचे की तरफ होती है, नेगेटिव साइड पे होती है। जैसे जैसे आपका इनपुट साइज बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जाती है, राइट। और ये कुछ कांस्टेंट नहीं होता है, लॉगरिथमिक आपने पढ़ा होगा, काफी छोटी वैल्यू से वो शुरू होता है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। तो इस वजह से हम लोग लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को पढ़ते हैं। जनरली कौन सी ऐसी अप्रोचेज होती है जो टाइम लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए होती है? डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच, जैसे कि बाइनरी सर्च हो गया, इसके अंदर आपकी लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेंशन होती है। ये डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच क्या होती है इसके बारे में आगे मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में होपफुली। तो अभी के लिए आप इसको ऐसे ही समझ लीजिए कि जो भी हमारा एल्गोरिथम है वो लॉगरिथमिकली जब बढ़ रहा होता है तो उसको हम ओ बिग ओ लॉग एन कहते हैं। उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? बिग ओ लॉग एन, ठीक है। और लॉग एन की ना थोड़ी मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम कम से बढ़ती है, यानी कि उसकी वैल्यू काफी छोटे से बढ़नी शुरू हो जाती है, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं ओ एन, लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आई नो मैंने पीछे भी एक ओ कॉन्स्टेंट को कहा था, वो मैंने थोड़ा सा रॉन्ग कह दिया, आई एम सॉरी फॉर दैट। ना ओ एन यानी कि लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे क्या होती है? लीनियरली जो डिपेंड करती है आपके इनपुट साइज पे, यानी कि जैसे जैसे इनपुट साइज बढ़ेगा वैसे वैसे एल्गोरिथम का टाइम बढ़ता जाएगा।
डबल किया आपने इनपुट साइज को, वैसे ही आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी डबल हो गया। जैसे कि इटरेटिंग जैसे जैसे बढ़ती जाती है ना एक एरे के अंदर, यहाँ पे देखो एक एल्गोरिथम दे रखा है, बहुत सूडो कोड दे रखा है काइंड ऑफ। एक वेरिएबल ले रखा है मिनिमम, जिसके अंदर एक एरे है और इंडेक्स कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है। ठीक है। फॉर लूप लगा रखा है आई इक्वल्स टू 2, 2 से उसकी वैल्यू शुरू हो रही है आई की, और कहाँ तक जा रही है, एन तक। अब ये एन की वैल्यू ना कितनी भी हो सकती है, राइट। वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। तो अगर ए आई मिनिमम से छोटा होगा, यानी कि एरे ए आई इंडेक्स यानी आई इंडेक्स में उसकी वैल्यू मिनिमम से छोटी होगी, तो मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए आई। ठीक है। और ये तब तक लूप चलता रहेगा जब तक इसकी वैल्यू फॉल्स नहीं हो जाती। ठीक है। एंड हो जाएगा, लूप खत्म हो गया। लूप के बाद हम इफ भी खत्म हो गया, और उसके बाद हम लोग बाहर आ जाएंगे। ठीक है। अब ये लूप किस पे डिपेंड कर रहा है, इनपुट साइज पे। मैं अगर 10 दे दूं, 12 दे दूं, 1000 दे दूं, 100 दे दूं, कितना भी दे दूं इनपुट साइज, वो उतनी बार चलेगा ना। तो इसलिए ये लीनियरली बढ़ता जाता है। तो जो यहाँ पे टी एन फंक्शन की वैल्यू हो जाती है वो के एन कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल्स टू बिग ओ एन, ये होता है आपका लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। हाँ, क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, यानी कि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्वाड्रेटिकली यानी कि डबल उस पर बढ़ रही है। क्वाड्रेटिक यानी स्क्वायर उसमें बढ़ रही है, डबल नहीं कह दिया सॉरी, स्क्वायर उसमें क्या बढ़ रही है। यानी कि जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो ग्राफ में, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे से बढ़ती जा रही है जैसे जैसे इनपुट साइज बढ़ता जा रहा है। मगर आप एक चीज देखोगे, इनपुट साइज एक जगह पे ना कांस्टेंट होता गया, बट इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली गई। ऐसा केसेस तब होते हैं जब हम लोग नेस्टेड लूप्स यूज करते हैं। ठीक है, जहाँ पे ना जनरली डेटा जो होता है वो आपका क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तक आपको पहुंचा देता है, राइट। एक्सपोनेंशियली जब पावर बढ़ती है ना, वो बहुत बेकार माना जाता है, बहुत वर्स्ट केस माना जाता है। क्योंकि एक्सपोनेंशियली अब जैसे सपोज करो एन की पावर हम 3 4 5 6 इनफैक्ट 100 भी हो सकती है, तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा एल्गोरिथम, बाय डिफॉल्ट होगा ही होगा। तो जो ये वाली जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, या फिर यहाँ से आने वाली जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी शुरू होती है ना, वो काफ़ी वर्स्ट केस में की कंसिडर की जाती है, राइट। आपको ना ये ग्राफ यहाँ पे समझ आ रहे होंगे। अगर आपको ये सारे ग्राफ समझ नहीं आ रहे तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं इनके लिए अलग से और एग्जांपल्स आपको बता दूंगी, सो दैट आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अब नेक्स्ट चलते हैं टू की पावर एन, ये भी एक्सपोनेंशियल ही है, मगर यहाँ पे टू की पावर में है, तो ये उससे भी ज्यादा वर्स्ट उसमें जाएगा। समझे कैसे, अगर मैं 2 की पावर 10 डाल दूं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी वर्स्ट हो जाएगी, 2 की पावर 100 डाल दूं तो वो और ज्यादा वर्स्ट हो जाएगी, राइट। यहाँ पे जो एल्गोरिथम का रनिंग टाइम है ना, वो उसके एडिशनल इनपुट पे डिपेंड कर जाता है, कि उसमें एक और इनपुट आपने ऐड कर दिया, ठीक है, फिर आपने एक और कर दिया, फिर आपने एक और कर दिया, तो इससे ना एक्सपोनेंशियली वो भी 2 की पावर उसमें बढ़ता चला जाता है। यहाँ पे एक सूडो कोड दे रखा है, इनपुट दे रखा है GVE। ग्राफिकली जनरली यहाँ पे हम लोग करते हैं, जैसे ग्राफ के एल्गोरिथम्स नहीं होते उसके लिए। तो यहाँ पे जो V है वो वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करता है, और E जो है वो एज को रिप्रेजेंट करता है। ज्यादा डीप में नहीं जा रही मैं, बस थोड़ा सा एल्गोरिथम आपको समझा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये वाला एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस केस में हम कंसिडर करते हैं। जैसे फॉर ईच लूप लगा रखा है यहाँ पे सबसेट S के लिए, कितने नंबर ऑफ नोड के लिए, n नोड के लिए, राइट। अब वेरीफाई करते हैं जो S है वो इंडिपेंडेंट सेट है या नहीं है। ठीक है, अगर इंडिपेंडेंट सेट होता है तो वो फिर चेक करता है कि जो S है वो लार्जेस्ट है सब सबसेट्स में से या नहीं है, और फिर प्रिंट करता है कि जो S है वो इंडिपेंडेंट है। इफ को एंड कर देता है, फॉर लूप को एंड कर देता है, और यहाँ पे कोड को एंड कर देता है। और ये लूप पता है कब तक चलता रहेगा, जब तक उसको नोड्स के नंबर मिलते रहेंगे, यानी कि नोड बढ़ते जाएंगे। अब कोई भी ग्राफ है, डायरेक्टेड हो, एसाइक्लिक हो, साइक्लिक नहीं हो, जैसा भी ग्राफ हो, ठीक है, उसके अंदर आपको भी पता है नोड्स बढ़ते चले जाते हैं, वर्टिसेस बढ़ती चली जाती है, एजेस बढ़ते चले जाते हैं। तो उस बिहाफ पे हमारा जो ये एल्गोरिथम है, ये ऑब्वियसली बात है एक कंटिन्यूसली लूप में फंसता चला जाएगा। समझे। तो ये जनरली किसमें हम लोग ये वाला एल्गोरिथम देखने को मिलता है, हमें ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम में मिलता है। ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं,
हद से ज़्यादा कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब मैं ना ये जो ब्रूट फोर्स है, ग्रीडी मेथड है, या फिर अभी कौन सा पीछे मैंने बताया था, जितने भी है मेरे को याद नहीं आ रहा, अभी मैंने जो पीछे बताया था। ठीक है, तो ये जितने भी टेक्निक्स है ना, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, और उनको काफी डेप्थ में भी पढ़ेंगे जब हम आगे यूनिट्स में आगे बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पे इसका ग्राफ देख लेते हैं। यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा, यहाँ पे टाइम बढ़ता जा रहा है और इनपुट साइज बढ़ता जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक टाइम पे ना इनपुट साइज थोड़ा सा ना रुक गया, मगर जो टाइम है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और k की पावर n हो, 2 की पावर n, 3 की पावर n, 4 की पावर n, कुछ भी वेरिएबल हो उसको एक्सपोनेंशियली कहेंगे, और वो वर्स में चला जाएगा। इसमें ना मैंने ना एक तरह से सीरीज में लगा रखा है कि सबसे बेस्ट ये हो गया, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, यानी कि वो वर्स तक में चलता जाता है। राइट, अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। अब हम लोगों ने एल्गोरिथम्स तो पढ़ लिए, हमें प्रॉब्लम्स पता है कि क्या क्या हम लोगों को आ सकती हैं, मगर किस तरह से हम लोग उसको कैटेगराइज करेंगे कि हाँ भाई ये वाला एल्गोरिथम इस वाली प्रॉब्लम के लिए सूटेबल है, ये चीज़ भी तो फिगर आउट करनी ज़रूरी है। तो 5 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। एक होती है आपकी सॉर्टिंग, सर्चिंग, ग्राफ प्रॉब्लम, कॉम्बिनेशनल प्रॉब्लम, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। हर एक प्रॉब्लम को ना मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या कहते हैं डिस्कस करूंगी। राइट, अगर आपको ये नोट्स चाहिए होंगे ना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको ये नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के दे दूंगी, सो दैट यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देम और यू कैन राइट इट आउट। ज़्यादा बड़े बड़े मैंने लिखे नहीं हैं, जो मैंने बड़े बड़े लिखे हैं आप उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपके पास अभी कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं कोशिश करूंगी कि एनसीए इग्नू यूनिवर्सिटी के जितना भी सिलेबस होगा वो मैं इस चैनल पे अपलोड कर सकूं। थैंक यू, बाय बाय।